हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफ्सॉनिक्स एकेडमी। मेरा नाम है आयुष पाठक और आज नेटवर्क सिक्योरिटी के लेक्चर 5 में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए बहुत सारी बधाइयाँ और आप सबको बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आपने हमारे 3K सब्सक्राइबर्स जो हैं कंप्लीट करा दिए हैं। देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारा चैनल भी काफ़ी ग्रो हो जाएगा और हम भी आपके लिए काफ़ी सारे कंटेंट जो है ला पाएंगे। ठीक है। तो 4 लेक्चर जो हमने कर लिए थे ऑलरेडी नेटवर्क सिक्योरिटी के पहले ही। उम्मीद करता हूँ कि चारों लेक्चर आपने देख लिए होंगे, आपको बढ़िया लगा होगा। कोई भी फीडबैक हो तो टेलीग्राम पे आप दे दिया कीजिए वो, या कमेंट कर दिया कीजिए। और कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है। तो अगर 4 लेक्चर आपने कर लिया अच्छे से, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, तो आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर 5वां लेक्चर। और आज हम लोग पहले मैं ट्राई ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, लर्न में आ जाता हूँ। यहाँ मॉड्यूल्स में चले जाते हैं और यहाँ पर हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी के मॉड्यूल को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, बेसिक कंप्लीट किया था और उसके बाद फिर मतलब नेटवर्क फंडामेंटल का जो भी बेसिक था पहले वो हमने सारा कंप्लीट किया था। और उसके बाद नेटवर्क फंडामेंटल का बेसिक करने के बाद हमने थोड़ा बहुत एक्सटर्नल चीज़ें देखी थी। ठीक है। कुछ टूल्स देखे थे और कुछ चीज़ें देखी थी जिस पे हम लोग, जिनको एज ए टारगेट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं बाद में। लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर से स्टार्ट हो रहा है नेटवर्क सिक्योरिटी वाला ये मॉड्यूल। ठीक है। मतलब ट्राई हैकमी का नेटवर्क सिक्योरिटी वाला मॉड्यूल। चलिए, तो पहला हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला हमारा यहाँ पर पैसिव रिकॉन्सेंस है। ठीक है। अब ये क्या होता है इसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको मैं अच्छे से अभी। ये लाइव में आपके साथ ही करूंगा ये भी। हाँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिकॉन्सेंस क्या होता है। तो पहले मैं आपको एक यहाँ पर इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर इमेज खोल लेते हैं कोई बढ़िया सी, ताकि आप देख के बढ़िया समझ सकें इसको। चलिए ये देख लीजिए, मान लीजिए ये देख लीजिए। स्टेप क्या क्या है यहाँ पर। स्टेप 1 रिकॉन्सेंस, स्टेप 2 स्कैनिंग, थर्ड गेनिंग एक्सेस, 4 मेंटेनिंग एक्सेस और फिफ्थ आपका क्लियरिंग ट्रैक। ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एथिकल एक्टिंग के जनरल स्टेप्स हैं। मतलब हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉन करते हैं। रिकॉन को इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये कि अपने टारगेट को जानना, उसके स्कोप को जानना। ठीक है। और ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करना, ये रिकॉन में आता है। इसके बाद स्कैनिंग कह सकते हैं आप, या एन्यूमरेशन कह सकते हैं। इसमें आप उसी टारगेट को और ज़्यादा एन्यूमरेट कर रहे होते हैं, उसमें और डीप में घुसेंगे आप और उसमें और चीज़ों को समझेंगे उसके बारे में। थर्ड स्टेप में आप एक्सेस को गेन करते हैं, मतलब आप एक्सप्लॉइटेशन काम करते हैं असली में। ठीक है। यहाँ पर आपको एक इनिशियल फुटहोल्ड चाहिए होता है, मतलब एक आपका कदम आ जाए सिस्टम पे, उतना काम आपको करना होता है। फोर्थ में आपका आता है मेंटेनिंग एक्सेस। यहाँ पर आपका वो जो सारा काम है आपका, मतलब कि परसिस्टेंस वाला या ये सब काम, वो आपको वहाँ पर करना होता है। और फिर आपको अपने जो है सबूत हटाने होते हैं। तो ये एथिकल हैकिंग का एक जनरल वो है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ इसी पे काम कर रही है, इस तरीके से काम कर रही है। थोड़ा ये साइकिल टाइप का प्रोसेस भी है, मतलब कि रिकॉन, एक्सप्लॉइटेशन, एन्यूमरेशन सब चलता रहता है। ठीक है, रिवाइंड में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जनरल जो स्टेप्स हैं वही है। तो रिकॉन्सेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी ये लैब तो हम लोग करेंगे ही, इसके साथ साथ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती रहेगी मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करता रहूंगा। ठीक है ना। तो ये नहीं समझिएगा कि ये लैब करने का कोई फायदा नहीं, मतलब वीडियो देखने का, कि सिर्फ वही तो बता रहे हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। उससे एक्स्ट्रा भी चीज़ें आपको मिलेंगी, सही तरीके से मिलेंगी, डिटेल में समझाऊंगा और आपको जो है चीज़ें क्लियर होंगी। और जिनके पास पेड अकाउंट नहीं है, अगर यहाँ पर जो भी वीआईपी वाले रूम्स होंगे, खैर ये तो स्टार्टिंग के 3 फ्री है, इसके बाद जो वीआईपी है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो ओपन कर लेता हूँ पहले मैं इसको। चलिए, तो यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है, पहले ये दिया हुआ है कि क्या हम लोग करने वाले हैं इस पूरे मॉड्यूल में। तो आज फिलहाल हम लोग पहला रूम कर रहे हैं और जितना हो पाएगा उससे देखा जाएगा, फिर आगे किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉन्सेंस में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि रिकॉन्सेंस 2 टाइप का होता है। ठीक है। एक होता है आपका एक्टिव रिकॉन्सेंस और एक होता है आपका पैसिव रिकॉन्सेंस। 2 टाइप के रिकॉन्सेंस होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अभी पहले ये देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है बेसिक। यहाँ वही चीज़ें, कुछ टूल्स के बारे में यहाँ बताया गया है आपको, यूटिलिटीज़ के बारे में। इसका तो ठीक है। प्रीरिक्विजिट इसकी वही है आपका कि नेटवर्क फंडामेंटल्स जो हमने कर लिया है पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। और लिनक्स फंडामेंटल्स, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। तो ये हमने ट्राई हैक में से तो नहीं किया है, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल में हमने ऑलरेडी करा दिया है। सचिन सर ने आपको करा दिया है लिनक्स का, तो वो आपने देखा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसको पहले कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है आपको अटैक बॉक्स को अपने चालू कर देना है। या तो अपने वीएम में कनेक्ट कर लीजिए या तो अटैक बॉक्स चालू कर लीजिए। तो अटैक बॉक्स आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। मैं क्लिक कर देता हूँ स्टार्ट अटैक बॉक्स पे। टैग बॉक्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, तो ये आपको एक लिनक्स सिस्टम देता है जो इनके नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो मतलब इनकी कोई भी मशीन को आप डायरेक्टली अटैक बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका प्रीमियम अकाउंट है तो आपको ज़्यादा एक्सेस मिलता है, वरना आपको मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटे का एक्सेस मिलता है। फिलहाल मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कुछ टाइम लगेगा चालू होने में, तब तक हम लोग आगे देखते रहते हैं और चीज़ों के बारे में। इसको यहाँ पर कंप्लीटेड सेलेक्ट कर दीजिए, हो जाएगा कंप्लीट। टास्क 1 बस इंट्रोडक्शन था और कुछ था नहीं इसमें। टास्क 2 पे आते हैं यहाँ पर, पैसिव वर्सेस एक्टिव रिकॉन। जो मैंने आपको बताया कि रिकॉन्सेंस 2 टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव टाइप का। ठीक है, तो देख लेते हैं वो क्या होता है। यहाँ वही चीज़ दी हुई है पूरी। ठीक है। चलिए, हाँ, एक यूनिफाइड किल चेन के बारे में बताना चाहूँगा आपको मैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले देख लेते हैं यहाँ पर, इसको ओपन करता हूँ मैं। ये एक वेबसाइट है unifiedkillchain.com। लर्न मोर पे जाते हैं, यहाँ पर शो मोर पे जाइए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए ये एक चेन टाइप की है। ठीक है, ये 3 स्टेप में आपको दिख रहा है। पहला स्टेप आपका क्या है, गेटिंग इन। ठीक है। सेकंड स्टेप आपका क्या है यहाँ पर, हैकिंग थ्रू।
और सेकंड स्टेप क्या है, टेकिंग इट आउट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको अंदर जाना है सिस्टम के, तो आपको किस तरीके से चलना है, सबसे पहले आपको रिकॉन करना है। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और ये सब चीजें। फिर आपको रिसोर्सेज डेवलपमेंट करना है। ठीक है, डिलीवरी करना है, सोशल इंजीनियरिंग करना है, मतलब आपने रिकॉन किया, आपको जो भी समझ में आया कि ये दिक्कत हो सकती है, उसके हिसाब से आपने चीजें तैयार की, और फिर सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू एक्सप्लोइटेशन किया। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग के बाद क्या है, एक्सप्लोइटेशन है। इसके बाद आपने क्या किया, परसिस्टेंस जनरेट किया, ताकि आप सिस्टम पे रुक सके आराम से। फिर आपने क्या किया यहाँ पर, डिफेंस इवेजन और कमांड एंड कंट्रोल, मतलब आपका क्या नाम है, जो पूरा सर्वर सेटअप किया, कमांड कंट्रोल एक तरीके का सर्वर आप कह सकते हैं, ताकि आप मतलब उस पर पूरा अपना पकड़ बना चुके हैं परसिस्टेंस करके। ठीक है, और आप कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से या सर्वर से आप अपने जो टारगेट सिस्टम है, विक्टिम सिस्टम है, उसको पूरी तरीके से बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा सिस्टम आपके कंट्रोल में आ चुका है। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने किया पाइवटिंग। ठीक है, पाइवटिंग डिस्कवरिंग मतलब ये कह सकते हैं आपकी एक नेटवर्क के अंदर अगर आपने एक सिस्टम को, मतलब एक सिस्टम पे एक्सेस गेन कर लिया है, तो उसके थ्रू और सिस्टम पे या उस नेटवर्क के अंदर और डिवाइसेस पे एक्सेस लेना पाइवटिंग कहला सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसके प्रिविलेज एस्केलेशन सकता है, आपका जो वो मिला हो, मतलब आपको जो इनिशियल एक्सेस मिला हो वो रूट यूजर का नाम मिला हो या एडमिन यूजर का नाम मिला हो, तो आपको जो मैक्सिमम प्रिविलेज गेन करना है उसको कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, वो करना है। फिर एग्जीक्यूशन करना है, क्रेडेंशियल, क्या लिखा है, क्रेडेंशियल एक्सेस। ठीक है, क्रेडेंशियल एक्सेस करना है, और लेटरल मूवमेंट, मतलब यही सब है कि आपको नेटवर्क में इधर से उधर जंप करना है, हर तरह से जो भी क्रेडेंशियल निकाल सकते हैं आपको वो सब डंप करना है, और ये सब काम हो गया आपके। ठीक है, फिर आपका आउट, अब आपको कलेक्शन करना है, एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इम्पैक्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये लास्ट स्टेप हो गया, मतलब कि जो भी निकाले हो उसका जो यूज करना है करो। ठीक है, बढ़िया से जो काम करना है, मतलब निकालने वाला उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव, ये चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तरीके से एक पूरी चेन है कंप्लीट, जैसे मैंने आपको स्टेप दिखाए थे उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो फिलहाल ये उतना कुछ काम की नहीं थी, ये बस मैं दिखाने के लिए समझा दिया आपको, ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से जो भी आप काम करते हैं वो किस तरीके से एक जनरलाइज्ड वे में होता है। ठीक है ना, बाकी चीजें तो रिपीटेटिव है, होती रहती हैं, तो उसको क्लोज कर देता हूँ मैं। हाँ, तो बात करते हैं एक्टिव और पैसिव रिकॉन की, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब एक्टिव और पैसिव रिकॉन में डिफरेंस ये होता है कि जो पैसिव रिकॉन होता है, यानी रिकॉन्सेंस कह सकते हैं उसको आप, उसमें आप जो पब्लिक पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, मतलब आप जो आपका टारगेट है, मान लीजिए आपका टारगेट एक वेबसाइट है, ठीक है, आप वेबसाइट पे रिकॉन कर रहे हैं आप, तो आपको वेबसाइट से रिलेटेड जो भी जानकारी पहले से अवेलेबल है, ठीक है, इंटरनेट पे अवेलेबल है या कहीं भी अवेलेबल है, वहां से आप उन जानकारियों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है पैसिव रिकॉन्सेंस। और आप जब किसी अपने टारगेट से मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, टारगेट को पिंग कर रहे हैं, टारगेट से ही इंटरेक्शन कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, उसके थ्रू आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो आपकी एक्टिव रिकॉन्सेंस में आती है। जैसे कि आप जब वेबसाइट पे मान लीजिए पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, ठीक है, तो पोर्ट स्कैनिंग में आपने क्या किया, आपने पोर्ट स्कैन जो किया उसमें आपने मतलब जो आपका टारगेट है उसको रिक्वेस्ट भेज के किया ना, तो वो आपका एक्टिव रिकॉन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे आपने कुछ सर्च इंजन का इस्तेमाल करके अगर सब डोमेन्स निकाले सर्च इंजन का इस्तेमाल करके, तो वो आपके एक्टिव रिकॉन में नहीं आएगा, वो आपके पैसिव रिकॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज है, अब इसके बारे में हम लोग आगे काफी देखने वाले हैं, पर एक जो बेसिक एजेंडा था वो यही था कि एक्टिव रिकॉन और पैसिव रिकॉन में अंतर ये होता है कि पैसिव रिकॉन आप डायरेक्टली टारगेट से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपका जो काम है वो हो रहा है, आपका डायरेक्टली काम टारगेट से नहीं हो रहा है, आपका काम पब्लिकली अवेलेबल, जैसे ओसिन भी आप इसमें कह सकते हैं आता है एक तरीके से, ओसिन में भी आप पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज भी इसमें आती है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे पैसिव रिकॉन और एक्टिव रिकॉन में डिफरेंस क्या होता है। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। चलिए, फुल स्क्रीन ये हो चुका है, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। चलिए, तो अटैक बॉक्स हमारा रेडी है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही चीज़ दी हुई है, पब्लिकली अवेलेबल जो नॉलेज है उस पर रिलाई करते हैं हम लोग। वही चीज़ देखिए, ये एग्जांपल दिया हुआ है, थिंक ऑफ इट लाइक यू आर लुकिंग एट टारगेट टेरिटरी फ्रॉम अफार विदाउट, फ्रॉम अफार होना चाहिए, विदाउट स्टेपिंग फुट ऑन दैट टेरिटरी। ठीक है, कहने का मतलब कि आपने दूर से दूरबीन लगा के देख रहे हैं आप बैठ के, ठीक है, उसके घर में जाके नहीं देख रहे हैं, दूर से दूरबीन लगा के देख रहे हैं, तो ये पैसिव रिकॉन का एक एग्जांपल हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे कुछ एक्टिविटीज के बारे में दिया हुआ है, जैसे आप डीएनएस रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, मतलब पब्लिक डीएनएस सर्वर जो होते हैं, जो वेबसाइट्स के डीएनएस रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं, ठीक है, आप उनमें से उनके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आप जॉब रिलेटेड एड्स देख सकते हैं, जॉब एड्स रिलेटेड टू द टारगेट ऑफ साइट, जैसे कि एग्जांपल, ये एक बढ़िया चीज़ है, आपको समझनी चाहिए, ओसिन में भी आती है ये। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा जानना है, तो आप लिंक्डइन पे जाइए, नौकरी.com पे जाइए, इन सब वेबसाइट पे जाइए और जाके देखिए कि उनसे मतलब वो क्या क्या जॉब पोस्टिंग्स, क्या क्या जॉब ओपनिंग्स रोल ओपन कर रहे हैं वो, ठीक है, अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, क्या नहीं, मतलब कोई भी अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, मतलब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है, या फिर उनकी रिक्वायरमेंट किसी वेब डेवलपर की है, तो वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट में जो रोल लिखा होगा उसमें लिखा होगा कि वेब डेवलपर को कम से कम ये आना चाहिए, ये लैंग्वेज आनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ये फ्रेमवर्क आना चाहिए, तो वो क्या क्या लिखा है उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि इस कंपनी में ये टेक्नोलॉजी ये चीजें यूज होती हैं। ठीक है, इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ठीक है भाई, ये जो कंपनी है वो ये टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अपने यहाँ करती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है और इसी टाइप के रोल्स के लोगों को हायर करती है। ठीक है ना, इससे आपको एक बहुत तगड़ा अंदाजा लग जाता है। तो ये पब्लिक ही इन्फॉर्मेशन है, ये एक पैसिव इन्फॉर्मेशन है, ये आपने डायरेक्टली कंपनी वाले से नहीं पूछा है, ठीक है ना, ये पब्लिकली अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन से आपने निकाला। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा किसमें, पैसिव रिकॉन में।
रीडिंग न्यूज़ आर्टिकल, हाँ न्यूज़ आर्टिकल, डेटा बेच हुआ है कंपनी का तो कैसे हुआ था वो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इन सब की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। वो कुछ नया अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ नया फीचर ला रहे हैं तो कैसे ला रहे होंगे वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं इससे, ठीक है। ये सब पैसिव रिकॉन में ही आ जाएगा। वही लिखा है एक्टिव रिकॉन्सेंस ऑन द अदर हैंड कैन नॉट बी अचीव्ड सो डिस्क्रीटली, ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं हो सकता है, इसमें आपको डायरेक्ट एंगेजमेंट करने की जो है जरूरत होती है अपने टारगेट से। जैसे एग्जांपल है कि थिंक ऑफ इट लाइक यू चेक द लॉक्स ऑन द डोर एंड विंडोज अमंग अदर पोटेंशियल एंट्री पॉइंट, जैसे आप लॉक्स के थ्रू घुस रहे हैं समझ सकते हैं तरीके से आप, वैसा भी एग्जांपल। इसके एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स में, जैसे कनेक्टिंग टू अ कंपनी सर्वर, जैसे एचटीटीपी एफटीपी और एसएमटीपी सर्वर है, ठीक है। तब इससे फायदा क्या है, जैसे एग्जांपल होता है बैनर ग्रैबिंग के बारे में आप जानते होंगे। बैनर ग्रैबिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एफटीपी सर्वर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल अपने विंडोज में या लिनक्स में एफटीपी कमांड डाल के उस एफटीपी सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक बार उसका बैनर आपको मिल जाता है। इसमें आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक। मैं अपना यहाँ पर VMware ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं मेटास्प्लॉइटेबल को चालू कर देता हूँ। मेटास्प्लॉइटेबल को मैंने चालू कर दिया है। और यहाँ पे मैं अपना विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स ओपन कर देता हूँ, इसको भी आप लिनक्स ही समझिए एक तरीके का, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, मैंने टेलनेट इंस्टॉल कर रखा है पहले से, अब इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, टेलनेट को। तो मेरे ख्याल से मैं चेक कर लेता हूँ टेलनेट मैंने इसमें इंस्टॉल किया था, हाँ ठीक है टेलनेट इसमें है। चलिए यहाँ पर ये इसको चालू होने देते हैं। ओके, तो देखिए ये चालू हो चुका है, ये मेरा मेटास्प्लॉइटेबल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ MSF एडमिन, और पासवर्ड डाल रहा हूँ MSF एडमिन। तो ये देखिए यहाँ पर ओपन चुका है, हो चुका है, यहाँ पर ये PWD डालता हूँ तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब मैं इसका IP चेक करता हूँ, इसका IP एड्रेस क्या है। इसका IP एड्रेस है 192.168.47.138, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ टेलनेट 192.168.47.138, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ट्राइंग टू कनेक्ट कनेक्टेड, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आने लगा, मेटास्प्लॉइटेबल का ये आ गया, मेटास्प्लॉइटेबल 2, ठीक। और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ गई, कॉन्टैक्ट और लॉगिन क्रेडेंशियल। तो ऐसे जनरली तो यहाँ का क्रेडेंशियल थोड़ी लिखा होता है, ये तो हमारे लिए लिखा हुआ है तो वो तो ठीक है। लेकिन आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, ये मेटास्प्लॉइटेबल 2, मतलब आपको क्या मालूम चल गया कि ये मेटास्प्लॉइटेबल 2 है, ठीक है। इस तरीके से ब्रांड रेंज का इस्तेमाल होता है, कहने का मतलब क्या, ये आपको भी लॉगिन करने कह रहा है, तो मैंने लॉगिन नहीं किया, मैं कुछ कर नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मुझे लॉगिन डिटेल नहीं पता है, तो भी मुझे बस कनेक्ट करने से ही इतना मालूम चल गया ना कि ये मेटास्प्लॉइटेबल 2 है, ठीक है। इसको कहते हैं बैनर ग्रैबिंग। इस तरीके से आप एफटीपी के अलग अलग चीजों से कनेक्ट करते हैं तो आपको ये मालूम चल जाता है कि एफटीपी का वर्जन कौन सा रन हो रहा है। ये हमेशा हर केस में नहीं होता है, पर ये सही से जब कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जाता है, इसको हाइड नहीं किया जाता है स्पेसिफिकली, तो ये शो हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप एचटीटीपी के वर्जन को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से बैनर गेमिंग में आता है। अब देखेंगे एनमैप भी ये काम करता है, एनमैप में जब आप स्कैन करते हैं तो मतलब S-SV जब स्विच लगा देते हैं आप तो सर्विस वर्जन स्कैन कर लेता है कि हाँ भाई आपका एचटीटीपी वर्जन ये है, OpenSSH वर्जन ये है। तो वर्जन कहाँ से लेके आता है, वर्जन इन्हीं तरीकों से लेके आता है, इन्हीं 3-4 तरीके से लेके आता है, ठीक है। तो ये बैनर ग्रेबिंग में आता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी, फिलहाल मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन भी हो जाएगा, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो वही चीज़ है, लेकिन बैनर आपको बिना लॉगिन किए भी मिल गया, ठीक है ना। इसको क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए मैं। तो ये चीज़ बतानी थी मेरे को आपको कि क्या होता है ये, तो समझ गए होंगे ये कौन सा तरीका था। इसके अलावा कॉलिंग द कंपनी, ये देखिए ये सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में ही नहीं है, रिकॉन आपका टेक्निकल के बाहर में भी आता है, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है कॉलिंग द कंपनी इन टाइम टू गेट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने कंपनी को कॉल किया और किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग लगा के, सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, सोशल इंजीनियरिंग एक तरीका होता है बेसिकली, ताकि आप इन्फॉर्मेशन निकाल सके अपने तरीके से, मतलब किसी के माइंड को डाइवर्ट करके, ठीक है ना। तो वो तरीका भी आता है इसमें। एंटरिंग अ कंपनीज प्रेमिसेस प्रिटेंडिंग टू बी अ रिपेयरमैन, ठीक है, ये तो खैर इलीगल चीज़ है। या फिर ये आपको कंपनी भी करवा सकती है, मतलब अगर आपको कंपनी के सिक्योरिटी टीम ने या किसी ने हायर किया है, मतलब इसलिए कि आप कोई और एम्प्लॉय बन के, मतलब जैसे कंपनी ने क्या किया कि आपको आपको अपॉइंट किया अपनी कंपनी की सिक्योरिटी चेक करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी चेक करने के लिए। तो उन्होंने कंपनी में आपको इंट्रोड्यूस किया एम्प्लॉयज को एज अ इंजीनियर ही, मतलब उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ नए इंजीनियर इन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है, या ये हमारे कोई भी रोल बता दिया उन्होंने कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या कुछ भी है, ठीक है। और कंपनी वाले जो एम्प्लॉयज थे वो समझ गए ठीक है भाई ये है। और फिर ये उनके बीच में रह के कोशिश करेगा उन सबको हैक करने की, ठीक है, या उन सबको एक्सप्लॉइट करने की, और उन सब में जो वीक पॉइंट है उनको फाइंड करने की, ठीक है, ताकि फिर उसका इस्तेमाल करके इन लोगों को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके और एम्प्लॉय जो है वो वेल ट्रेंड रहे, क्योंकि ह्यूमन एक मतलब गलती के भंडार होते हैं और उसी से मेन जो है वीक पॉइंट जो है एंट्री पॉइंट होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज की वजह से। तो ये चीजें भी यहाँ पे आती हैं रिकॉन में, हर चीज आती है यहाँ पर। अब ऑब्वियस है आप ऑनलाइन बैठ के कुछ कर रहे हैं तो इतना आप रिकॉन नहीं करेंगे इस तरीके का, मतलब जाके, लेकिन ये सब चीजें रिकॉन में ही आती हैं, ठीक है ना। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, कुछ टास्क है मेरे ख्याल से। नहीं क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ, यू विजिट द फेसबुक पेज ऑफ द टारगेट कंपनी, ठीक है, अपने टारगेट कंपनी का फेसबुक पेज पे आप गए, होपिंग टू गेट सम ऑफ देयर एम्प्लॉयज नेम, उनके कुछ एम्प्लॉय के नेम जानने के लिए, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ रिकॉन्सिलेंस एक्टिविटी इज दिस, ये आपको आंसर सोचना है खुद से। आप किसी कंपनी के फेसबुक पेज पे जाते हैं, ठीक है, ये उम्मीद रखते हुए कि उनके कुछ एम्प्लॉयज के हमें नाम मालूम चलेंगे, तो ये कैसा रिकॉन होगा। अब यहाँ पर एक्टिव के लिए ए लिखना है, पैसिव के लिए पी लिखना है।
तो इसका आंसर वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सोचिए, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आराम से सोचिए, हालांकि इसमें टाइम लगने वाला कुछ है नहीं, फिर भी अगर लग रहा है तो सोचिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैं आंसर देने जा रहा हूँ, ये होगा पैसिव रिकॉन, ठीक है। इसका आंसर को पुट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये पैसिव रिकॉन क्यों होगा? आपने कंपनी के फेसबुक पेज पे गए आप, ठीक है, फेसबुक पेज से आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें अपने टारगेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं किया, ठीक है ना, टारगेट को पता भी नहीं चला, तो वो क्या हो गया? पैसिव रिकॉन। नेक्स्ट यहाँ पर है यू पिंग द आईपी एड्रेस ऑफ द कंपनी वेब सर्वर टू चेक इफ आईसीएमपी ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड। आपको पता है पिंग आईसीएमपी ट्रैफिक को भेजता है, ठीक है ना, टारगेट सर्वर पे, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ रिकॉन्सेंस एक्टिविटी इज दिस? ये ऑब्वियस बात है, आपने टारगेट को डायरेक्टली पिंग किया है, ठीक है। जैसे मैं अगर अपने राउटर को पिंग करता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ पिंग 192.168.29.1, ये मेरा राउटर है, ठीक है, इसको पिंग करता हूँ तो रिप्लाई आ रहा है, तो ये ऑब्वियस है, मैं उसको पिंग कर रहा हूँ, उसको पैकेट भेज रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई कर रहा है, मतलब ये एक्टिव हो गया ना, मैं उससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली, उसको पता है कि मेरा पिंग आ रहा है भाई। अब वो उसको लॉग्स कर रहा हो, लॉग बना रहा हो, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये एक्टिव तो हो गया ना, इसलिए ये एक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैपन टू मीट द आईटी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ टारगेट कंपनी एट अ पार्टी, ठीक है, आप किसी पार्टी पे आप जानबूझ के एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर मिलते हैं कंपनी के, ठीक है। यू ट्राई टू यूज सोशल इंजीनियरिंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सिस्टम एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम अपनी दिमाग लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हैं आप उससे, उस आदमी से कंपनी के बारे में जानकारी निकालने का, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का और ये सब चीजें, तो ये कैसा है? अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से 2 मिनट सोचिए, ठीक है, तुरंत आंसर कर दीजिए, सोचिए और जस्टिफाई कीजिए अपने आप को कि आप वो आंसर क्यों दे रहे हैं। तो मैं इसका आंसर देता हूँ, इसका आंसर होगा एक्टिव रिकॉन, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सिर्फ टेक्निकल टर्म्स ही नहीं, आप जो काम कर रहे हैं वो भी उसमें आता है, ठीक है ना। सोशल इंजीनियरिंग लाके जो भी आप काम कर रहे हैं, बस आपने डायरेक्टली इंटरेक्शन किया है, वो कंपनी का ही एम्प्लॉय है, कंपनी का अहम हिस्सा है, तो वो डायरेक्ट इंटरेक्शन ही है, ठीक है ना, तो वो एक्टिव में आ जाएगा। ये देखिए आंसर सही है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा अब तो आपको कि यहाँ पर पैसिव और एक्टिव रिकॉन में जो है डिफरेंस क्या होता है और रिकॉन क्या होता है। अब रिकॉन बहुत सारा मतलब अलग अलग तरीके से आप समझेंगे, जैसे वेबसाइट के अलग रिकॉन तरीके होते हैं, सब अलग होता है, पर ये एक जनरल चीज था कि नेटवर्क सिक्योरिटी में रिकॉन का मतलब क्या होता है पहले, क्योंकि हर चीज एक तरीके से नेटवर्क में ही काम कर रही है, आपको पता ही है वो चीज, तो आपके अंदर नेटवर्क के अंदर भी आपके एचटीटीपी सर्वर होगा, वेब सर्वर होगा, कंपनी में भी होगा, ठीक है, तो ये सब चीजें समझना जरूरी है आपके लिए। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ यूटिलिटी के बारे में, ठीक है ना। अब तक तो ये हो गया कि क्या होता है कैसे होता है, अब हम कुछ पैसिव रिकॉर्डिंग टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है ना, एकदम बेसिक लेवल पे देखने वाले हैं पहले हम लोग, बाद में हम लोग एक्टिव रिकॉर्डिंग के भी टेक्निक्स देखेंगे, और ये दोनों रूम के बाद जो मुझे लगा कि अगर अलग से भी कुछ जरूरत है तो मैं वो अभी आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि यार ज्यादा नहीं बताया जा रहा है, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं पहले हुईज की बात कर लेते हैं। तो ये हुईज क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा कि वेबसाइट का हुईज डेटाबेस से जो है डिटेल निकाल रहे हैं, तो हुईज इज द रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस प्रोटोकॉल दैट फॉलो RFC 3912 स्पेसिफिकेशन, ठीक है। मतलब क्या, हुईज एक तरीके का आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल है, या फिर आप कह सकते हैं हुईज एक डेटाबेस है, ठीक है। मतलब जो हुईज सर्वर्स होते हैं, ठीक है, वो टीसीपी पोर्ट 43 यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड पोर्ट, इस पे इनकमिंग रिक्वेस्ट का इंतजार करते रहते हैं। तो जब भी आप कोई डोमेन खरीदते हैं, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, द डोमेन रजिस्ट्रार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हुईज रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब कि जो एक मतलब जैसे आपने सुना होगा GoDaddy है, ठीक है, नेम चीप है, इस तरीके से अलग अलग वेबसाइट है। तो वो जो वेबसाइट होती है नेम चीप, GoDaddy, ठीक है, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स एक हुईज रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं कि इनके थ्रू जो जो भी डोमेन परचेज किया गया है, लीज पे लिया गया है, लीज मतलब रेंट पे, ठीक है, वो डोमेन जो लिए गए हैं उनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किसने लिखवाया था, कब तक है, कब लिखवाया गया था ये डोमेन, कब तक वैलिड रहेगा, इन सब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, नेम सर्वर क्या होते हैं, वो सबके रिकॉर्ड को होल्ड करेंगी। और वो सबका जो रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं तो उसको हुईज सर्वर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उस हुईज डेटाबेस में से हम लोग एज अ जनरल यूजर कोई भी रिक्वेस्ट करके जितनी डेटा अवेलेबल है उसको निकाल सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया हुईज। अब इसमें कुछ टर्म को देख लेते हैं। रजिस्ट्रार मतलब कि जिनके थ्रू खरीदा गया, जैसे मैंने बताया GoDaddy या नेमचीप, ये रजिस्ट्रार कहलाते हैं, ठीक है, कि इनके थ्रू विया विच रजिस्ट्रार वाज द डोमेन नेम रजिस्टर्ड, ठीक है, मतलब किस रजिस्ट्रार के थ्रू डोमेन नेम को लिया गया था, रजिस्टर करवाया गया था, ठीक है, तो किसने रजिस्टर कराया, ऐसे कोड की तरह समझ सकते हैं कि ये तरीके से कोड है, यहाँ की फाइल है, ठीक है। अगला कॉन्टैक्ट इन्फो और रजिस्ट्रेंट, ठीक है, रजिस्ट्रेंट मतलब जिसने खरीदा है और उसके कॉन्टैक्ट इन्फो सारे, ठीक है, जिसने डोमेन को परचेज किया है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है अनलेस मेड हिडन विया प्राइवेसी सर्विस। ये वही बात है कि आप मतलब बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो आप प्राइवेसी सर्विस को भी परचेज करती हैं साथ में डोमेन के, जिसमें आपको कुछ टाइम तक या जितने भी पैसे करती हैं उसके हिसाब से आपकी जो काफी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम, डिटेल, ये सब चीज छुपा दी जाती हैं। तो हुईज अगर कोई हुईज क्वेरी करता भी है तो वो जान नहीं पाएगा। अब कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी हम लोग आगे, पर अभी समझ दीजिए इतना, ठीक है। अगर देखिए क्रिएशन अपडेशन डेट, ये तो कॉमन बात है, कब खरीदा गया था, कब अब एक्सपायर होगा, ये सब चीजें हैं। नेम सर्वर, विच सर्वर टू आस्क टू रिजॉल्व द डोमेन नेम, ठीक है, कहाँ से रिजॉल्व करना है डोमेन नेम को, ये डीएनएस सर्वर कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन वी नीड टू यूज अ हु इज क्लाइंट और एन ऑनलाइन सर्विस, ठीक है। आपको हु इज जो रिकॉर्ड होता है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ वेबसाइट भी आती हैं ऐसी, जैसे आप गूगल पे जाएंगे, सिंपल आप लिखेंगे हु इज, मान लीजिए लिख देंगे हु इज लुकअप या कुछ भी, इस तरीके से अलग अलग साइट आ जाएंगे आपके सामने। मैं ओपन कर देता हूँ 2-3 साइट यहाँ पर। चलिए 3 साइट मैंने ओपन कर लिए। ट्राई हेल्प मी का देख रहे हैं तो पहले यही देख लेते हैं हम लोग। मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलिए गेट हुईज कर लेते हैं यहाँ पर।
इधर भी कर देते हैं। ध्यान रखिएगा जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, मोस्टली यहाँ पर सब हम लोग पैसिव रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन पे है। एक्टिव की हम लोग बाद में बात करेंगे। ये देखिए इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या आ गई है, डोमेन नेम आ गया आपका, उसका आपको पता ही था। रजिस्ट्रार नेम चिप, ठीक है, इसका मतलब ये नेम चिप से कर दिया गया है। नेम चिप में आपको दिखा भी देता हूँ। डोमेन एंड होस्टिंग आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, नेम चिप, या सेल्फ डोमेन पर परचेज कर सकते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। हाँ ओके, नेम चिप से क्या खरीदा गया है। रजिस्ट्रेशन डेट, कब रजिस्टर करवाया गया था। एक्सपायरी डेट, कब एक्सपायर होगा, अब एक्सपायर होने के बाद अपडेट हो जाएगा, ठीक है, अपडेशन डेट यहाँ दी हुई है, कब अपडेट हुआ था, ठीक है। नेम सर्वर के बारे में दिया, क्लाउडफ्लेयर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन देखिए, सिर्फ यहाँ पर एक फ़ोन नंबर है और ये अब्यूज ईमेल है, ठीक है। मतलब अब्यूज मतलब गलती या दिक्कत पे, ठीक है, क्या कहना मतलब ये है कि और चीज़ें यहाँ पर नहीं दी हुई हैं, इसको हाइड कर दिया गया है, यही प्राइवेसी सर्विस का फायदा होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ये रजिस्ट्रार जो इन्फॉर्मेशन है मेरे ख्याल से दूसरी वेबसाइट में भी नहीं दिखाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर भी। रजिस्ट्रार डेटा नेम, देखिए डिटेक्टेड फॉर प्राइवेसी, जो मैंने कहा था आपसे, छुपा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आप प्राइवेसी सर्विस परचेज करके छुपा सकते हैं, पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, टेक्निकल कॉन्टैक्ट, इंस्टीट्यूट, अगर किसी ने हाइड नहीं किया होगा अपने डोमेन के लिए तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर। जेम सर्वर को उसने आईपी में रिजॉल्व भी कर दिया है। वही चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ खास नहीं है, क्लोज कर देता हूँ उसको मैं। तो इस तरीके से एक तो आपका हो गया ऑनलाइन टूल्स, ठीक है ना, कि ऐसे आप कर सकते हैं। बोलता हूँ उसको भी मैं। चलिए, एक आपके हो गए ऑनलाइन वेबसाइट, आप ऑनलाइन वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो लिनक्स में भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर विंडोज सिस्टम फॉर लिनक्स, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ हुईज, तो ये देखिए आ गया है यहाँ पर पूरा उसका इन्फॉर्मेशन आ गया है, कैसे आप कर सकते हैं हुईज, फिर ऑप्शंस, फिर वो सब चीज़ें, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप डायरेक्टली हुईज और डोमेन नेम कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको जो भी रिकॉर्ड है वो मिल जाएगा। इसमें लिखता हूँ, सामने लेता हूँ उसको मैं, हाँ, हुईज, ठीक है, tryhackme.com। ये देखिए, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये देखिए डोमेन नेम आ गया यहाँ पर। आपका लिखा होगा नेम चिप भी होगा यहीं कहीं, देखिए रजिस्ट्रार का हुई सर्वर कहाँ पे है, ठीक है, मतलब हुई, ये जो लुकअप करना है वो कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, ठीक है। रजिस्ट्रार यूआरएल नेम चिप से लिया गया है। करंट, ये क्या नाम है, क्रिएशन डेट, एक्सपायरी डेट, रजिस्ट्रार, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है जितनी आपको मिल सकती थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है आपके लिए, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। ये देखिए यहाँ पर ये उसके बारे में है और चीज़ थोड़ी सी। नाम यहाँ पर देखिए हिडन है इसीलिए, ठीक है। नेम के बारे में कुछ है नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो देखिए रिडेक्टेड फॉर प्राइवेसी, जो मैंने आपको कहा था। तो वही चीज़ें आप जैसे परचेज करते हैं जिस हिसाब से आपको प्लान खरीदना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर प्राइवेसी भी मिल जाती है। मेरे ख्याल से नेम चिप में 1 साल की मिलती है शायद प्राइवेसी, क्या मुझे क्लियर नहीं पता, देख लीजिएगा आप लोग। इस तरीके से रहता है, फ्री मिलती है उसमें शायद। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका हुईज तरीका, हुईज करने का तरीका। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वी कैन सी प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर दिया हुआ है वी नोटिस दैट यू रिडायरेक्टेड टू huiz.namecheap.com, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रिडायरेक्टेड, मतलब वही है कि आपने huiz.namecheap.com से ही सारी इन्फॉर्मेशन को जो है निकाला है, और namecheap.com से ही ये परचेज किया गया है। तो वही चीज़ है, और कुछ खास नहीं, जितना बता दिया मैंने आपको वही चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको एक टास्क भी है, ऑन द टैग बॉक्स ओपन द टर्मिनल एंड रन huiz.tryhacking.com कमांड टू गेट द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू आंसर, ठीक है। huiz.com करना है, सॉरी हुईज करना है tryhacking.com का, मैंने तो ऑलरेडी कर ही दिया है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है इनको। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। व्हेन वाज tryhacking.com रजिस्टर्ड, कब रजिस्टर किया गया था। तो मैंने बताया आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट दी हुई थी। ये रही आपकी रजिस्ट्रेशन डेट, क्रिएशन डेट, ठीक है, 2018/7/5। ये किस ऑर्डर में लेगा इसका देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि दिक्कत है। ये कितने उसका है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कैरेक्टर का है, इसका मतलब इसमें सीधे डेट ही पड़ने वाली है, इसमें कोई स्लैश वैश तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, इस में आ गया ऑलरेडी। क्रिएशन डेट, ये एक दिक्कत रहती है ट्रैक में की, ये कोई नहीं, 2018/7/5 है, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं 7/5/2018, इसको कर लेते हैं अब 5/7/2018, इसको कर लेते हैं 2018, और फिर क्या दिया होता है यहाँ पर 2018/7/5, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखना था एकदम। चलिए, व्हाट इज द रजिस्ट्रार ऑफ tryhacking.com, ठीक है, किसके थ्रू परचेज किया गया, namecheap.com के थ्रू, namecheap.com। चलिए, विच कंपनी इज ट्राइएक्मी यूजिंग फॉर नेम सर्वर, ठीक है, नेम सर्वर के लिए कौन सी कंपनी इस्तेमाल कर रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पर नेम सर्वर का इन्फॉर्मेशन था कि नहीं। हाँ ठीक है, नेम सर्वर का इन्फॉर्मेशन था, देखिए यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, नेम सर्वर के लिए। तो क्लाउडफ्लेयर लिख दीजिए सीधे यहाँ पर, cloudflare.com। चलिए ये भी हो गया। तो हुईज में कुछ खास था नहीं, यही था, आप ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्च करेंगे आपको शॉर्ट वेबसाइट मिल जाएगी हुईज.com के लिए, मतलब हुईज लुकअप के लिए, नहीं तो आप अपने लिनक्स में भी कर सकते हैं।
चलिए थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। अब यहाँ पर आती है एनएस लुकअप एंड डिक के बारे में, ठीक है। एनएस लुकअप और डिक, देखिए प्रीवियस टास्क में हमने क्या देखा, हुईज प्रोटोकॉल के बारे में हम समझ गए, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डोमेन नेम की जो हुईज इन्फॉर्मेशन थी वो देख रहे थे, ठीक है, रजिस्ट्रार से। अब हमें क्या करना है, अब हमें आईपी खोजनी है साइट की। तो अब कहेंगे तो पिंग से भी हो जाएगा, तो आईपी ही नहीं और भी मतलब और भी बहुत सारे इसमें चीजें होती हैं जो हम देख सकते हैं। मतलब एनएस लुकअप एक तरीके से स्टैंड करता है इसके लिए नेम सर्वर लुकअप के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या कर सकते हैं कि डीएनएस क्वेरीज कर सकते हैं, एक तरीके से डीएनएस क्वेरीज कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको दिखाता हूँ मैं कि आपको पता होगा डीएनएस में बहुत सारे क्वेरी होती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ए, डीएनएस में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। ए टाइप रिकॉर्ड क्या होल्ड करता है, डोमेन का आईपी वर्जन 4 एड्रेस। ए टाइप रिकॉर्ड क्या होल्ड करता है, आईपी वर्जन 6 एड्रेस। सी नेम रिकॉर्ड क्या कर यहाँ पर होल्ड करता है, कैनोनिकल नेम, ठीक है, मतलब और नेम से जिससे उसको ओपन किया सके। एमएक्स रिकॉर्ड मेल सर्वर, ठीक है। टीएक्सटी रिकॉर्ड जैसे ही हो गया आपका, टेक्स्ट रिकॉर्ड आपका कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है, जस्ट कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में। तो एनएस लुकअप यहाँ पर एक टूल आता है मेरे ख्याल से, लिखने लिनक्स में। हाँ, एनएस लुकअप एक टूल है यहाँ पर, ठीक है। एनएस लुकअप एक टूल है, इसको यूज करते हैं हम लोग। फिलहाल सिंपल हम लोग करते हैं कि एनएस लुकअप पर एक डोमेन का नाम डालते हैं। तो मान लीजिए मैं डालता हूँ tryhackme.com डाल देते हैं, क्या इतना सोचना है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कुछ तरीके से यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पर कुछ आईपी एड्रेस भी आए हैं ट्राइकमी के, ठीक है। और आपका कुछ ये भी आया है कि ये सर्वर एड्रेस, अभी सर्वर एड्रेस क्या है, ध्यान से देखिए, इस चीज को पहचानने की कोशिश कीजिए, इस एड्रेस को। क्या आपको लग रहा है पब्लिक कोई एड्रेस होगा, नहीं। ये एड्रेस कौन सा एड्रेस है दिखाता हूँ आपको भी मैं, ये देखिए। ये देखिए 192.168.127, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। और इसमें ही पॉइंट फर्स्ट पे जो होने वाला है वो मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। तो ये मेरे गेटवे का एड्रेस है, क्यों, क्योंकि मैं नेटवर्क में राउटर से कनेक्टेड हूँ। तो मुझे जो डीएनएस की जो भी क्वेरीज है मेरी, वो किसके थ्रू सॉल्व हो रही है, मेरे गेटवे के थ्रू, ठीक है। और मेरे गेटवे में कन्फिगर्ड है कि कहाँ से आगे पूछना है, कहाँ से डीएनएस क्वेरी करनी है, लेकिन मुझे जो आंसर मिल रहा है वो गेटवे से मिल रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो गेटवे इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको स्पेसिफिक क्वेरीज कैसे करनी है। स्पेसिफिक क्वेरी अगर करनी है आपको, मतलब कि आपको सिर्फ ए रिकॉर्ड चाहिए या इस टाइप का चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है एनएस लुकअप, ठीक है, सॉरी हाँ, फिर डैश डैश, ठीक है, टाइप एनएस लुकअप डैश, सॉरी डैश टाइप होगा मेरे ख्याल से, क्या हाँ ओके ओके, डैश डैश नहीं होगा इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डैश टाइप, ठीक है, इक्वल टू, अब आपको रिकॉर्ड डालना है कि आपको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, मतलब आपको ए रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। ये रिकॉर्ड आपको देखना है किसका, tryhackme.com का, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ ए रिकॉर्ड मिलेगा। अब आपको मान लीजिए कोई दूसरा रिकॉर्ड देखना है, मान लीजिए आपको ए रिकॉर्ड देखना है, ठीक है। देखिए आपको ए रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ये आपके नॉन अथॉरिटेटिव आंसर, ये आपके सब आपके आंसर है, ठीक है। ए रिकॉर्ड में ये आंसर है आपका, ठीक है। नॉन अथॉरिटेटिव आंसर ये आपका, ए रिकॉर्ड में ये आंसर है, ये आपका वर्जन 6 है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए आपको टीएक्सटी रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, टीएक्सटी रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये देखिए आपका ये टीएक्सटी रिकॉर्ड है, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग जो डोमेन में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आप जो है सर्च कर सकते हैं। अब बात आएगी कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है आईपी निकालने के लिए, इसी तरह आपको टीएक्सटी रिकॉर्ड में कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहाँ पे एसपीएफ पॉलिसी भी दे सकते हैं, फिर और भी चीजें हैं, मतलब आपको समझ जाएगा आगे। फिलहाल इतना समझिए बस कि इस तरीके से आप कस्टम डीएनएस जो है क्वेरीज कर सकते हैं। हाँ, आप इसमें कस्टम वो भी यूज कर सकते हैं, कस्टम डीएनएस सर्वर, जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी .com सही है, तो आगे 1.1.1.1, ठीक है। तो ये भी एक डीएनएस सर्वर का एड्रेस है, पब्लिक डीएनएस सर्वर यहाँ पर अवेलेबल होगा। दिखाता हूँ आपको किसका क्या क्या है। जैसे यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर ऑफर करता है ये एड्रेस और ये एड्रेस, पब्लिक डीएनएस सर्वर है, इस पर कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है डीएनएस क्वेरीज को लेके, ठीक है। गूगल के लिए दो एड्रेस आता है, ठीक है, और या क्वाड 9 के लिए का ये दो एड्रेस आता है। तो ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पब्लिक डीएनएस सर्वर है, बहुत सारे और होते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, और बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिलहाल मैं यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर वाला सर्वर इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1111 वाला। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो देखिएगा आंसर में चेंज होगा। ये देखिए सर्वर में क्या आया है, इस बार ये आ गया है, आपका एड्रेस ये आ गया है, ठीक है। और आपका जो भी रिकॉर्ड था वो फैच होकर आपके सामने आ गया है। तो यही चीज़ थी कि आप कस्टम सर्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टम डीएनएस सर्वर का। बाय डिफॉल्ट आपके जो भी राउटर में सेटअप है वही होने वाला है, ठीक है। चलिए समझ आ गया आपको कि कैसे यूज करना है एनएस लुकअप। ये जस्ट एक यूटिलिटी है, कहने मतलब आपको समझना चाहिए कि डीएनएस कैसे काम कर रहा है, डीएनएस पे आप कस्टम क्वेरी कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें मेरे ख्याल से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कुछ वो नहीं है इसमें। आप एनएस लुकअप ऑनलाइन देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर कर देते हैं, मान लीजिए tryhackme.com सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पर ए रिकॉर्ड आ गया, ए रिकॉर्ड आ गया, सी नेम रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, टीएक्सटी रिकॉर्ड आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें कि आपको अपने सही करना है। और यही था, मतलब आपको कंसेप्ट बताना चाहिए कि क्या होता है ये, आखिर ये कस्टम रिक्वेस्ट हम करते हैं क्यों करते हैं, वो चीज़ बतानी चाहिए। आगे इसको आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे जब हम लोग मूव करेंगे, मतलब थोड़ा एक्सप्लोइटेशन पे समझ में आएगा आपको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे डिक कमांड का रंग दिया हुआ है, ये भी एक और यूटिलिटी है जो थोड़ा आपको डिटेल जो है आंसर देती है। जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ,
digtechme.com, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है इसके बारे में, ठीक है ना। ये आपके आंसर है, ये ट्रैकमे.com का ये आपका ए रिकॉर्ड है, ठीक है, ये 3 ए रिकॉर्ड है इसमें, वो चीज़ दी हुई है यहाँ पर, सर्वर दिया हुआ है, थोड़ा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पर, और भी चीज़ें मिलती हैं जो भी आप करेंगे उसके बारे में, वही चीज़ दी हुई है, कुछ खास नहीं है, टूल है ये भी उसी की तरह। यहाँ भी आप, ये इसका सिंटैक्स है, यहाँ पर भी आप कस्टम्स जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब जैसे डिग लिख कर @, लगा के आप पब्लिक कोई भी डीएनएस, जो भी अपना डीएनएस का एड्रेस है, डीएनएस सर्वर जिससे आप सर्च करना चाहते हैं, वो लिख के यहाँ पर ट्राई डोमेन लिख के अपना रिकॉर्ड लिख सकते हैं कि आपको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपका क्लाउडफ्लेयर का ये वाला डीएनएस यूज करना चाहता हूँ, और मुझे कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, मुझे चाहिए आपका टीएक्सटी रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये देखिए मुझे टीएक्सटी रिकॉर्ड जो है मिल गया है, थोड़ा डिटेल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल गई है, हेडरो इन सब चीज़ों के बारे में। तो वही है, कुछ खास अलग से नहीं था, अलग अलग यूटिलिटी है, वर्क सेम ही है, ठीक है ना। समझ सकते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पर एक टास्क मिला हुआ है, चेक द टीएक्सटी रिकॉर्ड ऑफ thmlabs.com, ठीक है, हमें thmlabs.com का जो है टीएक्सटी रिकॉर्ड देखना है, और हमें फ्लैग बताना है कि फ्लैग क्या है, ठीक है। इसमें एक फ्लैग मिलेगा हमको, नेक्स्ट लुकअप से देख लेते हैं, कोई वो तो है नहीं, नेक्स्ट में हमें कौन सा, सॉरी, एनएस में टीएक्सटी रिकॉर्ड देख लेना है इसका, ठीक है। तो ये देखिए आ गया यहाँ पर टीएक्सटी जो रिकॉर्ड था उसमें ये स्टोर था हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं, हमें हमारा फ्लैग मिल गया है। ये आप जहाँ से डोमेन परचेज करेंगे वहां से आप सेट कर सकते हैं ये सब अपने लिए, ठीक है ना। चलिए सबमिट कर देता हूँ उसको मैं। चलिए ये काम भी पूरा हो गया, ये टास्क भी पूरा हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर डीएनएस डम्पस्टर। अब देखिए ये तो हमारे, हमने पहले क्या किया, हमने पहले रिकॉर्ड समझा, ठीक है, टाइप समझा, उसके यूज समझा उसका, हमने 2 यूटिलिटीज देखी बेसिक जो लिनक्स में भी थी। अब हम 2 ऑनलाइन टूल्स की ही बात करने वाले हैं, ठीक है, जो इन तरीके की यूटिलिटीज को कंप्राइज करता है टोटल मिला के, ठीक है। इनमें से पहला आपका डीएनएस डम्पस्टर है, ये काफी फेमस वेबसाइट है, तो मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ, यहाँ पे होगा ऑप्शन मेरे ख्याल से कहीं, ये रहा डीएनएस डम्पस्टर, ठीक है। चलिए डीएनएस रिकॉर्ड एंड रिसर्च, ठीक है, ये डीएनएस रिकॉर्ड रिसर्च करता है, फाइंड एंड लुकअप डीएनएस रिकॉर्ड्स, वही काम ये भी करता है, लेकिन ये आपको कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर कर सकता है, इसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको डायरेक्टली ऐसे नॉर्मल डीएनएस क्वेरीज पे हो सकता है न मिले, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट होते हैं इनके। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ tryhackme.com, ये देखिए यहाँ पर आपको काफी सारी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, ठीक है। ये देखिए ये आपका ये रिकॉर्ड्स है, होस्ट रिकॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे 3-4 एंट्री आ गई है, आपको यहाँ पर सब डोमेन मिल जा रहे हैं कुछ, यहाँ पर blog.trackme.com के बारे में जान गए आप, remote.trackme.com के बारे में जान गए आप, admin.trackme.com के बारे में जान गए आप, ये सब फायदा मिलता है आपको, ठीक है। इसीलिए आपको ये सब एक्सटर्नल जो वेबसाइट होती हैं, जो फेमस वेबसाइट होती हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहिए और आप इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, कुछ नया नहीं है कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है, लेकिन चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं, आपको चीज़ों के बारे में मालूम चल गया, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ दी हुई है, कुछ खास आया नहीं, देख लेते हैं आगे। इसमें आपको काफ़ी फीचर मिलता है, मतलब ग्राफ वाला, यहाँ पर इसकी .xls यानी प्रेजेंटेशन टाइप वो कर सकते हैं, क्या नाम है, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए ग्राफ जनरेट हो रहा है इसके लिए, इसका आप अपने रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं ग्राफ को। देखिए ये आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया है, ठीक है, इसको आप जूम जूम आउट कर सकते हैं, जो भी करना चाहिए आप भी कर ले जाएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो यही चीज़ कुछ खास नहीं है, मतलब ये बेटा फीचर है एक, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए पीएनजी, सेलेक्ट कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट एज पीएनजी, देखिए ओपन फाइल, इमेज के जरिए आ गया। तो कहा ना जिससे मैंने, आप उसको अपने रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं, और आपको ये समझना आसान हो जाएगा, थोड़ा आपके लिए वो एनिमेशन ईजी हो जाएगा, इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें कुछ खास नहीं, तो टूल के ऊपर है, जैसे जैसे आप टूल खोज लें वैसे वैसे आपका काम हो जाएगा। मतलब वही है कि कमवा ये भी वही करता है, ठीक है, आपको बस सिंप्लीफाई कर देता है, कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा दे देगा, कुछ रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा दे देगा जो पहले फंस हुए थे कभी, तो इसमें आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे टास्क है लुकअप ट्राइक.com ऑन डीएनएस डम्पस्टर, विच इज वन इंटरेस्टिंग सब डोमेन, हमें एक इंटरेस्टिंग सब डोमेन देखना है इसमें, दैट यू विल डिस्कवर इन एडिशन टू www एंड ब्लॉग, ठीक है, www और ब्लॉग के अलावा कोई इंटरेस्टिंग सब डोमेन। तो www हो गया, ब्लॉग हो गया, एक रिमोट है, एक एडमिन है, और एक हेल्प है, ठीक है। एडमिन इंटरेस्टिंग लग रहा है, और रिमोट इंटरेस्टिंग लग रहा है, हेल्प में क्या ही होगा। एडमिन ट्राई करते हैं, ठीक है, गलत आंसर है, तो रिमोट आंसर होना चाहिए, हाँ ठीक है। ये भी हो गया पूरा आपका, इसमें कुछ था नहीं, जैसे यूटिलिटी थी, आपको यूटिलिटी के बारे में जानना जरूरी था। और ये आप सोच रहे होंगे ये यूटिलिटी की, ये मतलब ट्रैक में रूम में क्यों फोकस है, होता है कल को ये साइड बन जाए, तो ये इसलिए फेक, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि ये फेमस टूल है, काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो मोस्ट वाइडली यूज टूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी यहाँ पर ट्रैक में दे देता है, ताकि अगर वो बंद भी हो जाए तो आपको एक अल्टरनेट पता रहेगा आगे जाके कि वहाँ इन चीज़ों का मतलब ऑनलाइन भी रिसोर्स रहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट.io, ये तो खैर अगर साइबर सिक्योरिटी में तो मोस्टली चांस है कि आपने सुना ही होगा, इसको हैकर का सर्च इंजन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ पर,
हाँ, तो इसमें यही चीज़ है कि स्टूडेंट डॉट आई ओ ट्राइज टू कनेक्ट टू एवरी डिवाइस रीचेबल ऑनलाइन, ठीक है। ये हर ऑनलाइन जो डिवाइस अवेलेबल उनको रीच करता है, उनकी बैलेंस को ग्रैब करता है, उनकी चीज़ों को ग्रैब करके अपने डेटाबेस में सेव कर देता है, ताकि आगे जाकर वो डिवाइस बंद भी हो जाता है या सर्विस चेंज कर देता है तो आपके पास उसकी पुरानी इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, ठीक है। यही काम करता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कैमरा सर्च किया है यहाँ पर, ठीक है, सर्च करता हूँ मैं, यहाँ पर जो भी IoT कैमरा है उनसे रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपको इनमें ओपन पोर्ट्स मिल जाएंगे और आप उन्हें इवन कनेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है, कि आपको डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम करने को मिल जाएगा। ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ा खोजना पड़ता है, लेकिन कहने का मतलब वही है कि आपके जो भी डिवाइस अवेलेबल है ऑनलाइन, उनको यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट लिस्ट शो करता है, उनके बैनर शो करता है कि यहाँ पर दिया है PHP वर्जन इतना, बाकी चीज़ें जो भी हैं आपको दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, इस टाइप की जो है आपको बैनर और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। फिलहाल इसका इतना हमें यूज़ नहीं है मतलब अभी, पर हाँ ठीक है। तो वही चीज़ होती है यहाँ पर दिया हुआ, जैसे ट्रैकमी.com को सर्च करने को कहा है इसने, सर्च कर लेते हैं। वेबसाइट सर्च कर सकते हैं आप, यहाँ पर पोर्ट सर्च कर सकते हैं, और क्या नाम है, सर्वर सर्च कर सकते हैं, कंट्री सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर डोमेन सर्च करता हूँ ट्रैकमी.com। ये ट्रैकिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कुछ कुछ आ जाएगी यहाँ पर। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये रिलेटेड एक एड्रेस मिला कोई, गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके की और चीज़ें, ये हो गया आपका एक, ये भी ट्रैक में कई कोई सर्वर पे है, ठीक है। इनका ये देखिए nginx यूज हो रहा है 1.14, इस तरीके से पहले यूज हो रहा होगा, तो इस तरीके की जो आपको इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मिलती है, जो आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको डायरेक्टली वो एक्टिव रिकॉर्ड पे ना मिले, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल सकती है। IP एड्रेस आपको मिल सकता है, कितनी बार IP एड्रेस यहाँ लीक हो जाता है। क्लाउडफ्लेयर का IP एड्रेस था, लेकिन मतलब क्लाउडफ्लेयर लगा था पर IP एड्रेस लीक हो गया, तो ये सब काम के लिए जो है स्टूडेंट काम आता है, ठीक है ना। तो आप IP एड्रेस सर्च करने के, होस्टिंग कंपनी कौन होस्ट कर रहा है, जियोग्राफिक लोकेशन देख सकते हैं यहाँ से आप, सर्वर टाइप, वर्जन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है ना। जो आपको हो सकता है कि DNS को पूरी तरह से ना मिले, ठीक है। चलिए आप टास्क देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आयु, व्हाट इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल अपाचे सर्वर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये भी होता है कि आप जो भी रिजल्ट सर्च करते हैं, बैक कर देता हूँ इसमें, तो उसके बारे में यहाँ पर टॉप पोर्ट, टॉप ऑर्गेनाइजेशन, ये चीजें दिखाता है अपने सर्च के हिसाब से। तो इसने क्या कहा है कि अपाचे सर्वर की बात कर रहा है इसने, ठीक है। तो अपाचे सर्वर हम लोग सर्च कर देते हैं यहाँ पर। अब मैं अपाचे सर्वर जब सर्च करूंगा तो ये देखिए आ गया टॉप कंट्री जो अपाचे सर्वर का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। उसमें इसने क्या कहा था, सेकंड कंट्री कौन सी है अभी, कनाडा। क्या टॉप कंट्री बोला था ना इसने, सेकंड में तो कनाडा ही आ रही है इस टाइम मेरे ख्याल से। फिर अपाचे लिख के भी देख लेते हैं, हालांकि वो तो चेंज होता रहता है, तो पुराना अगर तो देखिए यहाँ पर अपाचे लिखने में जर्मनी आ गया, ठीक है। तो जर्मनी करता हूँ मैं। ओके, सही आंसर है, ठीक है। तो ये तो अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा, लेकिन मतलब यही है कि आप यहाँ पर टॉप कंट्रीज, टॉप पोर्ट कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं अपाचे के लिए, मैक्स टू मैक्स जितने सर्च के पास है उसके हिसाब से एनालिसिस देता है आपको, तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन स्टूडेंट व्हाट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन पोर्ट, ठीक है। थर्ड मोस्ट कॉमन पोर्ट कौन सा है अपाचे के लिए, 8080, ठीक है। तो 8080 कर देते हैं यहाँ पर। सही आंसर है। बेस्ड ऑन स्टूडेंट रही हो, व्हाट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन पोर्ट यूज्ड फॉर एनजीनिक्स, एनजीनिक्स के लिए थर्ड मोस्ट कॉमन पोर्ट कौन सा है, देख लेते हैं यहाँ पर। एनजीनिक्स में कौन सा पोर्ट यूज होता है थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा। तो टॉप पोर्ट तो 80 या फिर 443 है, थर्ड नंबर पे 5001 है, 5001। ओके, ये आंसर भी सही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका इसका प्रीमियम प्लान भी आता है, काफी देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी जब ब्लैक फ्राइडे सेल आती है तो इसको आप काफी सस्ते मिल जाता है आपको, वरना तो ये काफी महंगा आता है, ठीक है। मतलब आपका ये मेंबरशिप वाला रहता है, सिर्फ $49 का आता है वन टाइम का, ठीक है। पर ये आपको $1 या $5 में मिल जाता है जब आपकी ब्लैक फ्राइडे सेल चलती है। तो मेरी जब सेल चल रही तो मैंने खरीद लिया था। इसमें आपको कुछ APIs की और कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मतलब पैसा हो बाद में, ठीक है, या फिर अगर डिस्काउंट चल रहा हो $1 या $2, तो बहुत कम हो गया, ठीक है। तो आपको ये परचेज कर लेना चाहिए, ठीक है। ये काम का, ये काम ही आएगा, हमेशा काम आएगा। चलिए क्लोज कर देता हूँ उसको मैं। इसके API को आप अपने प्रोग्राम्स में और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये API भी आपको जो है देते हैं। चलिए क्लोज कर देते हैं इसको, फिलहाल अभी कुछ खास था नहीं इसमें भी। समरी हो गई, यहाँ पर समरी वही चीज़ दी हुई है आपका, यहाँ पर हुईज रिकॉर्ड का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कमांड लाइन में। और वही चीज़ है, कुछ खास नहीं, मतलब जितने हमने बताया है हुईज के बारे में, एनएस तो खैर यूटिलिटी है। आपने हुईज डेटा के बेस के बारे में समझा, DNS के बारे में समझा, कस्टम DNS क्वेरीज के बारे में समझा, ठीक है। एक्टिव रिकॉर्ड में वो कैसे काम आती है वो आपने समझा। और आपने कुछ एक्सटर्नल जो है यूटिलिटी जो साइट फेमस फेमस है स्टूडेंट और ये सब, उनके बारे में आपने समझा, ठीक है ना। तो मैं क्लोज करता हूँ फिलहाल के लिए, सबमिट कर देते हैं इसको। तो ये रूम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको आप शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, और हमें टैग कर दीजिएगा, जो भी फीडबैक है वो आप दे दीजिएगा अपने हिसाब से।
चलिए, तो ये तो बात हो गई ट्राई हैकिंग के कुछ टूल्स के बारे में, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन थे। कुछ और भी टूल्स हैं जो काफ़ी फेमस है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक टूल है वायरस टोटल, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता वायरस टूल के बारे में, ठीक है। लेकिन इसका आप ये समझते होंगे कि ये जस्ट एक वायरस स्कैनिंग टूल है, जब तक इसी नाम से फेमस है, ठीक है। पर यहाँ पर आके अगर आप सर्च में आएंगे, देखिए यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर यूआरएल दिया हुआ है, आपको सर्च में है, एक्चुअली मेन आपका यहाँ फायदा है, ठीक है। सर्च में आइए, यहाँ पर आके आपको अपनी कोई भी वेबसाइट सर्च कीजिए, मान लीजिए आप tryhackme.com सर्च करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ क्या रिजल्ट मिलता है tryhackme.com सर्च करने पे। यहाँ पर मैं डिटेल में आ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको इसके जो भी बेसिक डीएनएस रिकॉर्ड थे वो मिल गए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एचटीटीपी सर्टिफिकेट की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आपको यहाँ पर हुई इसका डेटाबेस है वो मिल गया, मतलब सारी चीज़ जितनी आप देख रहे थे सब कुछ आपको एक ही जगह मिल गई, ठीक है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पर और चीज़ें मिलेंगी, कुछ गूगल रिजल्ट के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कुछ, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर और भी चीज़ें होंगी एक्चुअली। देख लेते हैं कहाँ पे होंगी। हाँ, रिलेशंस में आप अगर आएंगे यहाँ पर रिलेशंस में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सबडोमेन्स मिल रहे हैं, ठीक है, जितने सबडोमेन्स इसके पास है। देखिए ये सबडोमेन्स आपको मिले थे क्या डीएनएस रिकॉर्ड में? नहीं मिले थे, ठीक है। इस तरीके से पैसिव रिकॉन्सेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम आती है, उसके करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है वो भी दिए हुए हैं आपको। तो यहाँ से आप सबडोमेन एन्यूमरेशन आपको काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये से आप बग बाउंटी करते हैं, आपको वेबसाइट हैकिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबडोमेन एन्यूमरेशन की बड़ी जो है जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अलग अलग सबडोमेन चाहिए ना। मान लीजिए स्कोप में मेंशन है कि आप इस पूरे वेबसाइट के किसी भी सबडोमेन पर टेस्टिंग कर सकते हैं, तो वो आपको सबडोमेन नहीं बताएंगे, आपको खोजना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी कुछ साइट्स हैं, जैसे एक वेबसाइट है CRT.sh, ठीक है, इसको ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पर आके आपको दूसरा डाल दीजिए, मान लीजिए tryhackme.com भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। क्या देखिए आपको यहाँ पर कई सारे जो है उससे रिलेटेड store.tryhackme.com मिल गया, ठीक है। इस तरीके से काफी सारे इसमें सब डोमेन चीजें मिल जाएंगी, resources.tryhackme.com, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे आपको काफी ज्यादा डिटेल मिल जाएगा आपको। ये सबको आपको ऐसे डायरेक्टली मतलब देख करके आंख से नहीं देखना है, इसके लिए आप ऑटोमेटिक डिस्प्ले पर इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन सब सोर्सेस से चीजों को फेच करके आपको देती है। जैसे एमास टूल हो गया, सब फाइंडर टूल हो गया, इन सब के बारे में आगे देखेंगे और भी, ठीक है। तो इन सब टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीजों को समझने के लिए। तो आपके लिए तो एक हिंट ही काफी है, लेकिन फिर भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन सब टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ऐसे एक ही वेबसाइट पे जाके नहीं देखना होगा, ठीक है। फिर भी मैनुअल इज बेस्ट। तो एक टूल के बारे में आपको और बताना चाहूंगा, वेबैक मशीन एक होती है, ठीक है, सर्च करते हैं वेबैक मशीन। ये इंटरनेट के पास्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, मतलब आप किसी वेबसाइट को देख सकते हैं कि पहले कैसी थी, ठीक है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको tryhackme.com। देखिए यहाँ पर मैं tryhackme.com खोल देता हूँ सामने से, डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर अपना। ये मेरा डैशबोर्ड है tryhackme.com का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चेंजेस और उसके अकॉर्डिंग चीजें दी हुई है। ये लाइव ही मेरे ख्याल से 2018 में आई है, हाँ। तो उससे पहले का क्या ही दिखाएगा, तो चलिए मान लीजिए 2019 में देखते हैं। ये एक स्नैपशॉट अवेलेबल है 18 तारीख का, ठीक है। इसी स्नैपशॉट को देखते हैं हम लोग, क्लिक करता हूँ मैं उस पर। ये 18 फरवरी को 2019 में 18 फरवरी को ये वेबसाइट कैसे दिखती है ये आपको दिखाएगा। वेट करते हैं, थोड़ा स्लो है ये। अभी देखिए अभी ऐसी दिखती है, ठीक है। ये देखिए ये 2019 के समय फरवरी में ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती थी। यहाँ पर इस तरीके से रूम सामने आते थे, देखिए बेसिक पेन टेस्टिंग ये तब का रूम है, वो आप जो शॉप, ठीक है। ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती थी। ये इसका स्नैपशॉट है। फिर बैक करते हैं इसको और देखते हैं हम लोग, मान लीजिए 2021 में देखते हैं 2021 में कैसी बन गई थी ये। 21 का मान लीजिए किस तारीख का देखते हैं, 4 स्नैपशॉट है इस तारीख का, यहाँ का एक है, इसको देख लेते हैं। ये आपका 4 अगस्त का है, ठीक है। 4 अगस्त को ये वेबसाइट कैसे दिखती थी। तो ये सब पैसिव रिकॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये डेटा इनके में सेव्ड है। देखिए वेब स्लैश ने फोल्डर बना के इस तारीख से वेबसाइट को सेव कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इनके पास सेव्ड है। अब वेबसाइट वर्क नहीं करेगी यहाँ पे, आप फिर देख सकते हैं कैसे दिखती थी, ये जैसे स्नैपशॉट है एक। वेट करते हैं जब तक ये ओपन हो रहा है। अभी देखिए आपने देखा होगा कितना सारा डिफरेंस हुआ था, देखिए उस टाइम ये वेबसाइट जिस तरीके से दिखती थी, ठीक है, अभी भी ये काफी डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो वही बताया नहीं, मतलब अब ये जो पूरा यूआई है इसका, यूजर इंटरफेस, वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तो अब कहेंगे आप कि इसका फायदा क्या है, ये कोई पुरानी यादें ताजा करने के लिए तो बनी नहीं होगी ना, मैंने बताई होगी, इसलिए कुछ तो यूज होगा इसका। यूज इसका ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो पहले मेंशन थी, अब हटा दी गई वेबसाइट से। तो वो आप वेबैक मशीन से जाके पहले के समय में जाके जब स्नैपशॉट लिया गया हो समय आप जाके देख सकते हैं कि चलो ठीक है भाई तुम ये यूज करते हो, मतलब आज भी करते हो, ठीक है। इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की है, इसलिए आपको वेबसाइट के जो पास्ट स्टेटस है वो देखने का आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये वेबसाइट काम की है, जो पैसिव रिकॉर्ड में काम आती है। तो इस टाइप के कुछ टूल्स हैं, और भी टूल्स हैं, मतलब लिनक्स के भी, तो वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो सब वही होंगे, मतलब ऐसे कोई टूल भी होगा, जैसा फाइंडर या एमास हो गया, ऐसे और भी टूल्स होते हैं, ठीक है। वो करते क्या है, वो भी यही काम करते हैं, अलग अलग साइट्स को। गूगल डॉक्स तरीका तो होता है, आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट तरीका होता है, डॉक्यूमेंट आप सर्च कर सकते हैं। तो इन सब तरीकों को कंबाइन करके आपको शब्दों में जो है फिल्टर करके एक साथ दे देता है, ठीक है। तो वो सब तो वही तरीके हैं, पर जो एक ओवरऑल चीज है वही है, ठीक है। बाकी एक्टिव रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ज्यादा देखेंगे, अपने से भी चीजों को देखेंगे, लैब्स तो करेंगे ही करेंगे, अपने तरफ से जो जरूरत होगी एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना, एक्टिव रिकॉर्ड में।
तो आज के लिए इतना ही पे एंड करते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद आया होगा, सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी फीडबैक है अच्छा लगा तो वो भी बता दो यार, टेलीग्राम पे बताओ, कमेंट पे बताओ, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग बोलिए तो कि अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो हम लोग को भी समझ आएगा ना कि कौन सी सीरीज कंटिन्यू करनी है, कौन सी लानी है। अगर दूसरे में इंटरेस्ट है तो वो सब चीजें आप बताएंगे तब तो समझ में आएगा। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, व्यू भी अच्छा आ रहा है कम से कम, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो कम से कम रिस्पॉन्स कीजिए, टाइप करके रिस्पॉन्स कीजिए। कोई आपको काटने का जवाब नहीं रहा है, आपके पास मन में जो है उसको बोलिए सच से, ठीक है, कि सच है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है बोलिए उस चीज को, ठीक है ना। तो आज के लिए सेशन को यही पे एंड करते हैं, फिर आगे इसका लेक्चर जल्दी आएगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा है तो अच्छा लिख दीजिए, बुरा है तो बुरा लिख दीजिए, जो भी फीडबैक है वो लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन लिखिए उस चीज़ों को, चैनल पर लिखिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की सेशन। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।